हेलो एवरीवन, कैसे सब? मस्त, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो कि एसपी का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का सबसे पहला नंबर का चैप्टर है, उसकी शुरुआत कर ली थी। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि हम पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ चैप्टर। सबसे पहला देखने वाले थे कि हम फिनेंसिंग डिसीजन। फिनेंसिंग डिसीजन नाम से देख के ही क्या लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास में फिनेंस कहां कहां से लेना, उसके बारे में डिसीजन लेना। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में, जैसे अपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन का पास में तो पैसा बहुत मल्टीपल सोर्सेज से आ सकते हैं। इक्विटी शेयर्स के थ्रू, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, अगर कंपनी को लगे कंपनी डिबेंचर्स के थ्रू बोरो कर सकती है मनी। कंपनी चाहे तो बैंक वालों के पास में जा सकती है और बैंक वालों को बोल सकती है क्या क्या आप हमको पैसा दोगे। सिंस कंपनी उनके पास कुछ मॉर्गेज रखते हो, उनसे भी लोन ले सकती है। तो आप देख रहे हो ना कि ऑर्गेनाइजेशन के पास में ना देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ फिनेंसेस। उसमें से फिनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ऐसा चूज करना कि पैसा हमने कहां से रेस करना चाहिए। पक्का। और फाइनेंस मैनेजर की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी रहती है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास में हमेशा 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 पैसा सफिशिएंट अवेलेबल रहना चाहिए। सफिशिएंट मतलब क्या? उतना तो भी रहना चाहिए जितनी ऑर्गेनाइजेशन को नीड है। अप्रोप्रिएट फंड अवेलेबल रहना चाहिए। ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन के पास में कोई नवा प्रोजेक्ट होगा और कंपनी के पास में पैसे नहीं रहे तो ऑर्गेनाइजेशन को तो बाहर में जाना पड़ेगा, है ना। मतलब वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और उनसे प्रॉफिट नहीं होगा। पक्का। यस। सेकंड डिसीजन जो अपन ने देखा था, सेकंड टॉपिक था, वो रहता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें क्या था? कंपनी के पास में पैसा तो आ गया। हाँ, कंपनी के पास में पैसा तो आ गया। अब वो पैसे को कहां पे लगाना, ये फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना पड़ेगा। सो दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर से ज्यादा रिटर्न अर्न कर सके और ओनर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो पाए। ठीक है। तो फाइनेंस मैनेजर की ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी को पैसा कहां से लाना वो सोचना, और सफिशिएंट पैसा रहना चाहिए वो एक सोचना। दूसरा, कहां पे इन्वेस्ट करना जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। पक्का पक्का। यस। उसके बाद में पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अपन देखने वाले थे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्या बोला मैंने? इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। नाम से समझ में आ रहा है कि कंपनी के पास में पैसा होना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। आज के लेक्चर के अंदर अपन ये वाला टॉपिक कवर करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है। ठीक है। कंपनी का फाइनेंस होना क्यों जरूरी है। इसके बाद में अपन देखेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर ना आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि कंपनी के पास में पैसा होना तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या डिसाइड करते, कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करते व्हाइल डिटरमाइनिंग द टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या? कंपनी को चलाने के लिए पैसा लगता तो उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए, 50 करोड़, 100 करोड़ है। ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड होता है वो अपन देखेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर। और उसके अंदर ही दो बच्चे का मतलब क्या? दो पार्ट देखेंगे। पहला रहेगा फिक्स कैपिटल और उसके इंपॉर्टेंस, दूसरा रहेगा वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का इंपॉर्टेंस। पक्का पक्का। तो ऐसा पूरा का पूरा चैप्टर ये टोटल 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। पक्का। तो पहला रहेगा फाइनेंसिंग डिसीजन, आपको मेरे साथ में बोलना है। हाँ, पहला रहेगा फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा रहेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, थर्ड रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो कि हम आज देखने वाले। सेकंड, कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट के दो बच्चे, फिक्स कैपिटल एंड इट्स इंपॉर्टेंस, वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के इंपॉर्टेंस। पक्का पक्का। यहां तक भेजे में गया कि एकदम बाउंसर गया ऊपर से? नहीं नहीं सर, समझा ना, मस्त समझा। पक्का। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये सब कुछ देख लिए थे। अब हम चालू करेंगे कंपनी के लिए पैसा होना क्यों जरूरी है। 2 मिनट का ना, मैं आपको बाय डिफॉल्ट आपको खुद से ही 2 मिनट के लिए सोचना चाहिए कि यार कोई भी बिजनेस के लिए पैसा होना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप आपके मन से बोलोगे ना तो आपके पॉइंट को लर्न करने की प्रॉब्लम नहीं देंगे, आपको खुद से आ जाएगा कि कंपनी के पास में पैसा होना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी के पास में पैसा रहेगा तो कंपनी बिजनेस कर पाएंगे ना। मतलब नॉर्मल लोगों को सैलरी दे पाएंगे अपन। राइट, एकदम बरोबर है। हमारे को खर्चे करने पड़ते डे टू डे, हमको रेंट पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है, स्टेशनरी प्रिंटिंग का खर्चा लगता है उस सब के लिए। हाँ, एकदम बरोबर है, वो भी एक पार्ट है कि हम उसको चलाने के लिए। और सोच के देखो और क्या लगेगा। और पैसा लग सकता है। चलो मैं एक आपको हेल्प करता, जैसा रिलायंस कंपनी आज तक रिलायंस इंडस्ट्रीज काय के अंदर इन्वॉल्व थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज सर पेट्रोलियम के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व थी। उनको जियो का बिजनेस चालू करने का था, नवा प्रोजेक्ट चालू करने का था। आपको नहीं लगता क्या उसके लिए पैसा लगेगा? हाँ हाँ, पैसा उसके लिए भी लगेगा, बरोबर है कि नहीं? यस। मैं सिर्फ 2 मिनट बचा, आवाज चेक कर लेता। हेलो। यस। तो उनको तो रुक, हाँ, तो रिलायंस कंपनी को नवा प्रोजेक्ट चालू करने का है। आपको नहीं लगता कि उसके लिए पैसा लगेगा? हाँ, बात तो सही है सर। अच्छा, नवा बिजनेस चालू करने पूरता ही पैसा लगता क्या? अगर क्या अपने को उनको एक्सपांशन करने के लिए पैसा नहीं लगता होगा क्या? सर एक्सपेंशन करने का मतलब बेटा, आज सपोजिंगली अपन महाराष्ट्र में थे तो अपने गुजरात में, कल परसों राजस्थान के अंदर, फिर पंजाब के अंदर, हरियाणा, मतलब अपने को अलग अलग स्टेट्स के अंदर जाने का है। एक्सपांड करने का, बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए पैसा नहीं लगेगा क्या? सर रिलायंस ने तो एक साथ, बेटा हाँ, रिलायंस की बड़ी बात है, रिलायंस ने तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक दिन में पूरा का पूरा बिजनेस चालू कर दिया था।
लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा कि अपन छोटे दुकानदार की बात करते हैं, अगर उसको एक जगह पे बिजनेस सेटअप था, उसको अगर दूसरी जगह पे एक्सपांड करने का, तो उसको पैसे नहीं लगेगा क्या? हाँ बरोबर है सर, बरोबर है, बरोबर है। तो एक हम पर्टिकुलर बिजनेस को चला रहे थे, हमको नवा प्रोजेक्ट चालू करेंगे तो उसके लिए पैसा लगेगा, एक्सपांड करने का है उसके लिए पैसा लगेगा, और सोच के देखो और पैसा काय के लिए लग सकता है? डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी तो लगेगा ना सर। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या, आज हमारा जियो, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन का, जियो का बिजनेस बहुत अच्छा तरीके से चल रहा था। कल हमको लगा कि यार अपन ना ऑनलाइन ग्रोसरीज के सेगमेंट के अंदर घुसते, उसके अंदर भी तो बहुत प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्यों ज्यादा है? भले ट्रांजेक्शन पर वॉल्यूम पे जो प्रॉफिट मार्जिन रहेंगी वो बहुत थिन रहेंगी, है ना। आटे पे, दाल पे, चावल पे आदमी पर केजी के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम करता है, लेकिन वो रोजमर्रा की लगने वाली चीजें है ना, डेली एक्टिविटी, डेली कंज्यूमेबल आइटम से। तो ओवरऑल अपन पॉपुलेशन, इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 135 करोड़ की जनता है अपने पास में, प्लस अभी अभी बीच में रिसेंटली बोला था कि 139 करोड़ समथिंग की पॉपुलेशन हमारे पास में इंडिया में है। तो इतना बड़ा लोगों को, इतने सारी पॉपुलेशन को खाना लगेगा, और वो ग्रोसरीज अगर ऑनलाइन के लिए लोग जाएंगे तो कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो रिलायंस जियो का चल रहा था, टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस चल रहा था, अगर उससे हमारे को डाइवर्सिफाई करने का, चेंज करने का है, तो उसके लिए भी तो पैसा लगेगा ना। न्यू बिजनेस लाइन को सेटअप करने का, जैसे पेट्रोलियम से टेलीकम्युनिकेशन में आए थे हम, टेलीकम्युनिकेशन से जियो मार्ट में जा रहे हैं हम, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करना बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस को चालू करना, उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। ये तीनों के लिए आपको नहीं लगता, सॉरी दोनों के लिए आपको नहीं लगता कि आपको पैसा लगेगा? हाँ बरोबर है सर, बरोबर। उसका उसके बाद में आपने जो पहले 2 मिनट पहले बोला था मुझे, क्या कि सर हमारे को अगर स्मूथली बिजनेस को रन करने का है, स्मूथली मतलब टाइम पे लोगों को सैलरी देने की है, हमको टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करने का है, हमको टाइम पे प्रिंटिंग, स्टेशनरी, डिफरेंट टाइप ऑफ खर्चा लगता है, उसको प्रॉपर तरीके से पेमेंट करेंगे तो हमको प्रॉब्लम नहीं जाएंगी और हमारा बिजनेस स्मूथली रन करेंगे। हाँ कि ना बच्चा? इन सब के लिए आपको नहीं लगता कि पैसे लगता होगा? हाँ हाँ। और सोच के देखो बेटा, काय के लिए पैसे लगता होगा। मैं आपके हेल्प करता, आपको गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्सेस देने पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट को टाप का टावर उठा के दे डालोगे क्या? ले बेटा टावर लेके जा मोदी। नहीं, अपन क्या करेंगे, गवर्नमेंट को अगर अपने को टैक्सेस पे करने का, तो उसके लिए भी तो कैश लगेगा। हाँ कि ना? टैक्सेस ना इंडिया के अंदर ना 2 टाइप के, मतलब एक्चुअली 3 टाइप के टैक्सेस लगते हैं। ऐसे तो कितने सारे टैक्स है, लेकिन 3 लेवल्स में अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो चार्ज करती थी, मतलब मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, इनको 2 टैक्स बार बार क्या है कि मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो अपन टैक्स देते हैं वो एक टैक्स रहता है। दूसरा स्टेट टैक्स रहता है। स्टेट मतलब क्या? स्टेट गवर्नमेंट को देने वाला टैक्स अपन, है ना। जैसे अभी महाराष्ट्र के अंदर अभी उद्धव ठाकरे की सरकार है, राइट, वो महाआघाड़ी समथिंग बोलते उसका नाम है, ठीक है। उद्धव ठाकरे की, हम जैसे शिवसेना की सरकार बोलते हैं उनको, वो प्लस वो साथ में आए, शरद पवार की कंपनी, दोनों साथ में मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट यहाँ पे सेटअप करेगी, ठीक है। हमको क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों टैक्सेस लगेंगे ना, उनको भी तो कैश में देना पड़ेगा ना। सर आपने 3 बोले थे, ये तो 2 ही चुहे। थर्ड, लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे नगर पालिका, कहाँ पे महानगर पालिका होंगी, है ना, उनको भी तो टैक्सेस देने पड़ते हैं ना अपने को, राइट। उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना, इसका लैंड टैक्स देना पड़ता है अपने को, वाटर टैक्स देना पड़ता है अपने को, ये सब टाइप के टैक्सेस अपने को पे आउट करने पड़ेंगे। टैक्सेस पेमेंट करने के लिए भी तो कैश लगेगा। हाँ सर, बात बराबर है। इसके लिए आप सोच के देखो कहाँ से काय के लिए हमको पैसा लगेगा। सर दूसरा ना, हमारे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स रहते हैं, हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी तो हमको टाइम टू टाइम डिविडेंड देना पड़ता है, तो डिविडेंड पे आउट करने के लिए भी तो कैश लगेगा। फिर डिविडेंड को, मतलब शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे, तो डिवेंचर होल्डर को भी तो हम इंटरेस्ट देते होंगे, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए नहीं लगता क्या आपको? हाँ सर, वो बात भी बरोबर है। बैंक वालों से अगर अपन ने लोन लिया होगा, बैंक वालों को, लोगों को अपने को लोन रिपेमेंट करना होगा, उनको अपने को उनको अपने के लिए लोन को रिपेमेंट करने के लिए आपको नहीं लगता कि अपने को पैसा लगेगा? हाँ। तो आपको नहीं लग रहा कि इतनी सारी एक्टिविटीज के लिए हमको पैसा लग रहा है? सर और काय के लिए पैसा लग सकता है? आखिरी आखिरी 2-3 बताता हूं मैं। हमको हमारे पुराने एसेट्स को अगर रिप्लेस करने का है, पुराने एसेट्स को, सपोजिंग रिलायंस जो के बड़े बड़े टावर पहले के खड़े हुए थे, हमको उसको रिप्लेस करने का है न्यू टावर्स के साथ में। हाँ, 5G टेक्नोलॉजी अभी लॉन्च करने का है, तो न्यू टावर्स हमको सेटअप करने पड़ेंगे, हायर फ्रीक्वेंसी के टावर्स अपने को सेटअप करना पड़ेंगे। तो उसको, आपको नहीं लगता क्या वो टावर को रिप्लेस करने के लिए, ओल्ड एसेट्स को न्यू एसेट के साथ में रिप्लेस करने के लिए पैसा लगेगा? एकदम बरोबर बोले सर, एकदम बरोबर। उसके बाद में कोविड-19 जैसी सिचुएशन आ गई, और उसके टाइम पे सबके लोगों के धंधे बंदे बंद हो गए थे, ऐसे मतलब ऐसा रिस्की सिचुएशन आ जाती है, वो टाइम पे रिस्क को मैनेज करने के लिए, सर रिस्क को मैनेज करने का मतलब क्या, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स धप दिशी गम हो गया, हो सकता है हमारा लोग हमारे प्रोडक्ट परचेस ही नहीं कर रहे, अभी भी तो हमको सैलरी तो पे ही करनी है, अभी भी हमको रेंट तो पे ही करने का है, अभी भी तो हमको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा तो देने का ही है, ये सारे खारे खर्चे को तो हमको पे आउट करने के चाहिए ना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्राइक हो गई, स्ट्राइक के टाइम पे भी हमारे को बाकी खर्चे तो चालू ही रहेंगे ना। हाँ कि ना बच्चा? यस। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क को मैनेज करने के लिए भी तो पैसा लगेगा। ये मल्टीपल एक्टिविटीज है जिसके लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की रिक्वायरमेंट आती है। पक्का सर? एक बार अपन रिकॉल करते, चलो फटाफट। इतने ही सिचुएशंस आते हैं जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पैसे लगते हैं।
ठीक है। तो पहला, अगर हमारे को नवा बिजनेस चालू करने का, न्यू प्रोजेक्ट को सेटअप करने का है तो उसके लिए पैसा लगेगा। सेकंड चीज, अगर हमारी कंपनी को एक्सपांशन करने का है तो एक्सपांशन करने के लिए पैसा लगेगा। डाइवर्सिफिकेशन करने का है, आज तक जियो मार्ट में, सॉरी आज तक जियो टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस में थे, अपने को अगर जियो मार्ट के अंदर लॉन्च करने का है, मतलब घुसने का है, तो उसके लिए भी तो पैसा लगेगा। अगर हमको हमारा बिजनेस को स्मूथली तरीके से रन करने का तो उसके लिए भी पैसा लगेगा। उसके बाद में गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्सेस पे करने के लिए, अगर हमारे को शेयर होल्डर्स को हमको उनका डिविडेंड पे आउट करने का है, डिवेंचर होल्डर को हमको उनका इंटरेस्ट रिपेमेंट करने का है, बैंक वालों को उनका रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देने का है, उनके लिए पैसा लगेगा। और इसके अलावा हमारे को हमारे ओल्ड असेट्स को रिप्लेस करने का है, तो सेकंड रिस्क को मैनेज करने का है, तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज थी जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा लगेगा। प्लीज एक बार का 2 मिनट पॉज करके पूरे के पूरे पॉइंट्स को मन में रिकॉल करो कि मैं सौरभ सर ने क्या क्या बोले। मैं लास्ट टाइम और एक बार आपके लिए पूरे के पूरे पॉइंट्स को कवर करता सो दैट अपने को माइंड में हिट हो जाए। या तो फिर एक काम करते हैं, अपन डायरेक्टली हेड पॉइंट से जाना चालू करते हैं। ये मैंने जो भी बताया ना, ये सारे के सारा इंपॉर्टेंस है। कॉर्पोरेट कंपनी के पास में पैसा क्यों होना जरूरी है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज को पूरा करने का है तो उसके लिए पैसा लगेगा। असेट को रिप्लेस करने का, टैक्सेस को देने का है, सेकंड चीज हमको डिविडेंड देने का है, इंटरेस्ट पे आउट करने का है, उसके लिए लगेगा, है ना। ये सारे के सारे फैक्टर्स थे जो कि इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमको कंपनी के पास में फिनांस अवेलेबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पक्का पक्का। तो अगली बार से अगर आपको कोई बोलेगा कंपनी के पास में पैसा होना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपने सारे के सारे 10 के 10 फैक्टर गिना के बता देना। पक्का। ये पहला पॉइंट ये इनको बोला है जिसकी मैंने इमेज नहीं इंक्लूड करी थी। इट हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए भी तो हमको पैसा लगेगा। मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद में एक एग्जांपल बताऊंगा कि कंपनी को आर&डी करते रहना पड़ता है। आर&डी नहीं करेंगे तो कंपनी आउटडेटेड हो जाएंगी, मार्केट के बाहर निकल जाएंगे। देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। मैं आपको थोड़ी देर में एग्जांपल भी दूंगा कि जो कंपनी ने आर&डी पे खर्चा नहीं किया, रिसर्च और डेवलपमेंट करके नए प्रोजेक्ट, नए प्रोडक्ट्स नहीं बनाए और वो मार्केट से बाहर निकल गए। चलो मैं अभी एग्जाम्पल अभी से ले लेता। नोकिया कंपनी बेस्ट, मतलब इसके पहले ऐसा बोलते थे कि 90% मोबाइल अगर इंडिया के अंदर जा रहे तो नोकिया कंपनी के जाते थे, और बाकी की सारी कंपनीज जो थी वो 10% का पोर्शन मार्केट का साइज करते थे। मतलब हर 10 में से 9 लोगों के पास में आपको नोकिया का मोबाइल ही दिखेगा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हुआ कि नोकिया पूरे मार्केट से निकल गई। उन्होंने आर&डी पे काम नहीं किया। लोग सबके सब स्मार्टफोन्स पे जा रहे थे, सबके सब स्मार्टफोन गैजेट्स एंड्रॉइड्स पे जा रहे थे। नोकिया बोले हम नहीं शिफ्ट होंगे, हमारी बिल्टअप क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। अरे बेटा बिल्टअप क्वालिटी कितनी भी अच्छी होंगी, लेकिन इंटरफेस लोगों को दूसरा चाहिए था ना, लोगों को और एडिशनल फीचर चाहिए थे। हाँ कि ना बच्चा, यस। ये सब चीजों की वजह से आर&डी बहुत होना जरूरी है। वैसे एम्बेसडर कार थी, एम्बेसडर कार पता है आपको, ठीक है। एम्बेसडर कार इंडिया की पहली बुलेट प्रूफ कार है। पहले मंत्रियों के बाद में सबकी वो कार रही थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना उन्होंने अपनी डिजाइन को, अपने इंजन को मॉडिफाई नहीं किया। नो डाउट आज भी उनका इंजन बहुत स्ट्रांग है, मैं मानता, लेकिन उनको बॉडी का स्ट्रक्चर तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। इस वजह से फिर लोगों ने शिफ्ट कर दिया, सारे के सारे मंत्रियों ने फॉर्च्यूनर कार्स ले ली, है ना। तो बहुत जरूरी है आपको आर&डी के ऊपर खर्चा करना, रिसर्च और डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए आपको पैसा लगता है, आपको नए इंजीनियर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, आपको साइंटिस्ट को पेमेंट देनी पड़ेगी फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, राइट। तो उसके लिए पैसा लगेगा। सेकंड चीज आप सोच के देखो, इट हेल्प्स इन, जैसा भी अपन ने बोला था, इट हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए अपने को पैसा लगेगा। इसके बाद में हमारे को फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपांशन एंड प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर हमारे को बिजनेस को एक्सपांड करने का, हमारे को बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का, तो उसके लिए पैसा लगेगा। हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। अगर बिजनेस को स्मूथली अच्छे तरीके से चलाने का है तो उसके लिए भी पैसा लगेगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। एक बार पूरे के पूरे पॉइंट को माइंड में बैठा होता। It helps in research and development, promotes expansions and diversification. उसके बाद में फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। सर ऐसा मत बोलो ना, लाइनर्स बोलो, चलो लाइनर्स बोलो। हेल्प्स इन रिसर्च और डेवलपमेंट, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, प्रमोट्स एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद में हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, जो हमको ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ रन करने के लिए, और फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीसेस, राइट। उसके बाद में अपन देखा था फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड असेट विथ न्यू असेट्स। हमको असेट्स को रिप्लेस करने का है तो उसके लिए पैसे लगेगा। फॉर मैनेजिंग रिस्क। इसके बाद में हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का पॉइंट क्या बोलता है, मैं आगे भी बताऊंगा। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो पैसे को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे हमारी कंपनी ने नवा बिजनेस चालू करने के नहीं करना, तो हमारा पहली बात में कैश अवेलेबल है क्या। इन केस अगर हमारे पास में सफिशिएंट कैश अवेलेबल होंगी तभी जाके हम नवा बिजनेस को स्टार्ट आउट कर पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज हम नहीं करेंगे, राइट। तो मेजोरिटी डिसीजन किसके बेसिस पे लिए जाते हैं, फिनेंस के अवेलेबिलिटी के ऊपर से दिए जाते हैं। तो फिनेंस है तो हम अच्छे से इफेक्टिव तरीके से नए डिसीजन ले पाएंगे। उसके बाद में ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटीज होती है, लाइक प्रोडक्शन, लाइक रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन,
लाइक रिक्रूटमेंट, ये सारी की सारी चीजें को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर स्मूथली चलाने का है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होने को ना, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कब हो पाएगा बच्चा, जब हमारे पास में सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल है, हाँ कि ना। इस वजह से फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार अपन पूरे के पूरे पॉइंट को डबल से एक बार देखते हैं। क्या क्या पहला पॉइंट था, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, helps in smooth running of business firm for payment of taxes and fees, payments of dividend or interest, time to time dividend और interest payment करने के लिए पैसा लगेगा, replacement of old asset, managing risk, helps in taking business decision और दूसरा bringing coordination between various activities, organization के अंदर जो multiple various activities लगती है उनके बीच में coordination करने के लिए भी हमको पैसा लगेगा। पक्का आपके माइंड में पूरा का पूरा पॉइंट चलेगा क्या? यस। चलिए अभी अपन पहले डिसाइड करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों है। कि स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत थ्योरी रहती है जिसको लिखना जरूरी रहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल बिजनेस एक्टिविटीज रहती है, जैसा प्रोडक्शन हो गया, जैसा फिनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, और पर्सनल एक्टिविटी, मतलब पर्सनल मतलब नए नए लेबर्स को अपॉइंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, सिखाना कैसे करना है काम, ठीक है। ये मल्टीपल एक्टिविटीज होती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो मानी जाती है वो रहती है फिनेंशियल एक्टिविटीज। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंस एक्टिविटी डगमगाएगी तो उससे रिलेटेड सारी की सारी आगे की एक्टिविटीज डगमगा जाएगी। पक्का। तो सबसे पहला पॉइंट अपन जो चालू हो रहा है, अंदर का कंटेंट अपन जो चालू कर रहे हैं, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों जरूरी है, चलो मैं उसके आपको मल्टीपल एग्जांपल देता। आपने एप्पल कंपनी का नाम सुना हुआ है, राइट। एप्पल कंपनी पायोनियर है नए नए इन्वेंशंस करने के लिए। आप इतने सारे पेटेंट्स एप्पल कंपनी के फाइल हुए हैं जिसकी कोई लिमिट भी नहीं है। वो आप जितने भी आज की टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं ना, इवन चाहे वो टच स्क्रीन हो, चाहे फिंगरप्रिंट सेंसर हो, चाहे वो रेटिना स्कैनर हो, वो एप्पल कंपनी ने लगाया था। पहले पहले लोग वॉकमैन लेके घुमा करते थे। आप बहुत छोटे होंगे, वो टाइम पे गाने सुनने के लिए ना लोग वॉकमैन यूज करते थे, सोनी के वॉकमैन आते थे इतने बड़े बड़े। एप्पल कंपनी ने सिर्फ इतना सा MP3 प्लेयर लगाया जिसके अंदर आप 1000 गाने एक सेकंड मतलब कभी भी सुन सकते थे, कोई भी गाना सुन सकते थे इतने से डब्बे के अंदर। और उसके अंदर मतलब इतने पायोनियर थे वो। R&D पे बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं एप्पल कंपनी। नया प्रोजेक्ट जब भी आएगा ना, अभी जैसा मल्टीमीडिया फोन्स आए थे, पहले एक ही मोबाइल के अंदर GPS भी मिलेगा आपको, एक ही मोबाइल के अंदर आपको सॉन्ग्स भी देखने के लिए, सॉन्ग भी सुनने के लिए मिल जाएंगे आपको, रेडियो भी मिल जाएगा, ईच एंड एवरी एक्टिव, कॉलिंग के लिए भी आपको मिल जाएगा, GPS भी मिल जाएगा, हर एक एक्टिविटी एक ही मोबाइल के अंदर एप्पल कंपनी ने लाया था। उसके बाद में फिर बाकी लोगों ने उसको फिर फॉलो किया, फिर नोकिया ने उसको फॉलो किया, ठीक है। वैसे ही इंडिया का जो बिगेस्ट ब्रांड है, मतलब ये इसका मॉस्किटो रेपेलेंट्स का, हाँ उसके अंदर गुड नाइट उसका नाम है जिसका, ठीक है। ये गोदरेज का एक पर्टिकुलर ब्रांड है। ये आप देखते हो कितने टाइम से R&D के ऊपर खर्चा करते आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लाते हैं। याद है पहले के टाइम पे ना अपने पास घर पे वो मॉस्किटो कॉइल्स हुआ करती थी, है ना। मॉस्किटो कॉइल्स जाने के मतलब अपन मच्छरों को भगाने के लिए लगाते थे। अब उसमें जो धुआं इतना गंदा उड़ता था, अपने को उससे इचिंग होती थी, अपने से इरिटेशन होता था उससे, अपने को इरिटेशन होता था उससे, है ना। फिर उन्होंने और काम किया, बोले यार लोगों को धुएं से तकलीफ हो रही, अपन एक काम करते स्मोक फ्री अपन ये मॉस्किटो रिपेलेंट बने, सिर्फ मच्छर नहीं भागने को, लोगों को उससे हार्म नहीं होने को, ठीक है। फिर उन्होंने वो गुड नाइट रिफिल्स लाई जिसको अपन इलेक्ट्रिसिटी के उसके अंदर लगा देते थे, मच्छर भाग जाते थे, है ना, बहुत इफेक्टिव रहता था। उसके बाद में उन्होंने बोला, कस्टमर्स को पूछा आपको और क्या चाहिए, बोले कुछ नहीं, हमारा बच्चा जब घर के बाहर जाता है ना, उसको बाहर जाके मच्छर काटते। अब बाहर जाके तो वो गुड नाइट की कॉइल्स लेके घूम नहीं सकता है ना, या गुड नाइट के वो मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगा के घूम नहीं सकता है। तो उन्होंने क्या किया, खुद के वो गुड नाइट्स के 4 डॉट्स चालू कर दिए गोदरेज के, 1 2 3 4, नो मच्छर बाइटिंग घर के बाहर। जब भी बच्चा घर के बाहर जाएगा उसको आप वो उतना वो लगा लो, जैसा ओडोमॉस के जैसा उन्होंने कपड़ों के लिए लाया वो, ठीक है। तो ये काय का नतीजा था रिसर्च और डेवलपमेंट का। उसके बाद में उन्होंने पूछा और क्या होना है, बोले फास्ट कार्ड, 10 रुपए के अंदर 10 पेजेस आते थे। इवन गरीब पीपल भी उसको अफोर्ड कर सकता है। अल्टीमेटली रिसर्च और डेवलपमेंट क्यों कराते पता है क्या, हमारे एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हमको अच्छा बनाने का है पहला पॉइंट, या फिर हमारे जो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी हमारे को कॉस्ट को कम करने का है। ये सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव रहते हैं जो कंपनी जिसकी वजह से रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करती है। पक्का पक्का, यस। बिना रिसर्च और डेवलपमेंट के आप मार्केट के आउट हो जाओगे, और अगर आपने अच्छे तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट करा पाई तो आप मार्केट के लीडर भी बन सकते हैं। जैसा गोदरेज ये पायोनियर है, इनका उसमें मेजोरिटी शेयर गोदरेज के पास में है ना, गोदरेज के गुड नाइट के ये ब्रांड के पास में। वैसे बाकी प्रोडक्ट्स भी है, जैसा ज्योति लैब्स का है वो एक ऑल आउट करके ब्रांड है, राइट, ज्योति लैब्स का है शायद, मेरे को नाम एग्जैक्ट नहीं आता, लेकिन एक ज्योति लैब्स का भी है। तो ये बहुत अलग अलग कंपनी है, लेकिन पायोनियर गोदरेज है, वो ही सारे के सारे प्रोडक्ट लाया करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। कोई भी कंपनी के ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन के लिए R&D होना बहुत जरूरी है। मेनी टाइम फंड्स आर रिक्वायर्ड टू इंप्रूव इट्स ओल्ड प्रोडक्ट एंड ऑल्सो टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। बहुत सी बार R&D के लिए लगते हैं, हमारे एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए या न्यू प्रोडक्ट को खोजने के लिए, मतलब हमारे एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हमको और अच्छा बनाने का और इफेक्टिव बनाने का है, या फिर
जैसे एप्पल अपने मोबाइल्स के अंदर R&D कंटिन्यूसली करती रहती है सो दैट उसके यूजर्स को बेनिफिट मिले उससे। फंड मस्ट ऑलवेज बी अवेलेबल थ्रू आउट द लेंथी प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसलिए क्या बोल के रखे हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास में हमेशा 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 फंड्स अवेलेबल रहना ही चाहिए फॉर रिसर्च और डेवलपमेंट। ठीक है। हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर न्यू प्रोजेक्ट। आज तक मतलब रिलायंस पेट्रोलियम के अंदर थी, उनको टेलीकम्युनिकेशन के लिए अंदर जाने का था, तो उसके लिए पैसा लगेगा, राइट। तो अभी क्या बोल रहे हैं, अ बिजनेस फर्म नीड्स फिनेंस टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर। क्या बोला है, जब जब भी बिजनेस फर्म को न्यू वेंचर चालू करने का है उसके लिए पैसा लगेगा। और देखिए देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ बिजनेस फर्म टू रेज फंड्स लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और इवन टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक। इसके लिए कंपनी के पास में ना बहुत मल्टीपल सोर्सेज है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन जहां से पैसा यूज कर सकती है। लाइक कंपनी खुद के शेयर इशू करेंगी और कंपनी को लोग पैसे दे डालेंगे, लोग कंपनी खुद के डिबेंचर इशू करेंगी या बॉन्ड इशू करेंगी और कंपनी के पास में पैसा आ जाएगा। दूसरा, कंपनी चाहे तो बैंक से लोन भी ले सकती है। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जहां से कंपनी के पास में पैसा आ सकता है। इसके बाद में और क्या बोला, प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। लाइक अभी तक अपन महाराष्ट्र के अंदर थे, बाद में अपने को गुजरात में जाने का है या हमारे को जियो टेलीकम्युनिकेशन से जियो मार्ट में लॉन्च करने का है, तो सब चीजों के लिए क्या लगेगा, पैसा, राइट। मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। क्या बोला उसने, जब जब भी आपको डाइवर्सिफाई करने का है, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का है, तो आपको मॉडर्न मशीन्स लगेंगी और मॉडर्न मशीन्स के लिए अपने क्या लगेगा, पैसा लगेगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस इंश्योर दैट फंड्स आर अवेलेबल टू परचेज मॉडर्न मशीन। क्या बोला उसने कि जब जब भी आपको एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन करने का है तो उसके लिए आपको मॉडर्न मशीन्स की जरूरत पड़ेगी और मॉडर्न मशीन्स को परचेज करने के लिए आपको फिनेंस की जरूरत पड़ेगी, राइट। हेंस फिनेंस बिकम मैंडेटरी फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। बोला ना उसने कि जब जब भी आपको एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन करना होगा उसके लिए मॉडर्न मशीन और मॉडर्न मशीन्स को परचेज करने के लिए आपको फिनेंस लगेगा, पक्का, यस। उसके बाद में हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। इफ द कंपनी इज हैविंग सफिशिएंट फिनेंस द कंपनी रन्स स्मूथली। क्या बोला उसने, जब जब भी कंपनी के अंदर सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल है तो कंपनी स्मूथ तरीके से अपने बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगी। लाइक अगर उसको फाइनेंस का लगेगा, टाइम पे लोगों को सैलरी पे आउट करने के लिए, लोन को टाइम पे क्लियर करने के लिए, रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी सारी एक्टिविटीज होती है जो उसके लिए हमारे को पैसा लगेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास में सफिशिएंट पैसा है तो सैलरी टाइम पे दी जाएगी, इंटरेस्ट टाइम पे पे आउट कर पाएंगे, रॉ मटेरियल टाइम पे पे आउट कर पाएंगे। इतनी सारी एक्टिविटीज को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए पैसा लगेगा। उसके बाद में बोला अगर हमको ऑर्गेनाइजेशन को नवा प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा तो उसके लिए भी पैसा लगेगा, राइट, यस। उसके बाद में क्या, फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्सेस पे आउट करने के लिए भी तो पैसा लगेगा, है ना, यस। तो एक्चुअली ना कंपनी को देखा जाए ना बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस लगती है। जैसा कंपनी को इनकम टैक्स लगता है, जैसा कंपनी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, आरओसी को डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट देनी पड़ती है। व्हाट इज आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, उसको हमको बहुत सारी फीसेस देनी पड़ती है, वो फीस पे आउट करने के लिए भी तो पैसा लगेगा, हाँ कि ना बच्चा, यस, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा लगेगा। फाइनेंस इज नीडेड टू पे दिस टैक्सेस एंड फीस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। टाइम टू टाइम शेयर होल्डर को हमको रिस्पेक्ट टू डिविडेंड पे आउट करने के लिए या डिवेंचर होल्डर को उनका इंटरेस्ट देने के लिए, बैंक वालों को उनका प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट करने के लिए या उनको इंटरेस्ट देने के लिए भी पैसा लगेगा। ये आपको नहीं लगता कि आपको अगर खुद से भी आप सोच के देखोगे ना आपको वैसे ही आ जाएगा। 2 मिनट के लिए अगर आप मन के अंदर मतलब ऐसा चुपचाप बैठ के सोचते थे ना आपको खुद की पॉइंट्स आ जाते थे, राइट। एक बार आखिर में अपन डबल से रिकॉल करेंगे जिसके अंदर मैं आपको पूछूंगा हाँ कि फिनेंस कंपनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट है, ठीक है, यस। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड असेट्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना कंपनी को जब जब भी ओल्ड असेट्स को रिप्लेस करना रहता है उसके लिए पैसा लगेगा। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना जो भी असेट्स परचेस करे हुए हैं वो एक ना एक दिन तो आउटडेटेड हो जाएंगे, हाँ कि ना, यस। उसकी जगह पे न्यू टेक्नोलॉजी आई हुई होंगी, हमको न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से न्यू असेट्स को परचेस करना पड़ेगा। न्यू असेट्स को परचेस करने के लिए क्या लगेगा, हाँ कि ना, पैसा, राइट। द असेट्स ऑफ द कंपनी लाइक प्लांट एंड मशीनरी बिकम ओल्ड एंड आउटडेटेड ओवर द ईयर। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी प्लांट एंड मशीनरी रहेंगी वो आउटडेटेड हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। द कंपनी नीड्स टू रिप्लेस देम विथ न्यू असेट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए कंपनी को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके जो पुराने असेट्स के बदले में नए असेट परचेस करने रहते हैं और फिनेंस इज रिक्वायर्ड टू परचेस द न्यू असेट्स। पॉइंट समझा क्या, यस। उसके बाद में देखा है मैनेजिंग रिस्क। कंपनी हैज टू मैनेज वेरियस फाइनेंशियल रिस्क लाइक लॉस ड्यू टू सडन फॉल इन सेल्स, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी एंड लॉस ड्यू टू स्ट्राइक। इन ऑर्डर टू मैनेज द रिस्क अ कंपनी नीड टू फाइनेंशियल हेल्प। एक कोई भी कंपनी को डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क आते हैं। लाइक कंपनी का सडनली सेल कम हो जाएगा, हो सकता है कंपनी को कहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, है ना, टी सुनामी जिसको बोलते हैं अपन, टी सुनामी आ गई, उसको वो टाइम पे हमको कैश की रिक्वायरमेंट नहीं आती होंगी, क्या हमारे लेबर्स को सैलरी देनी पड़ती होंगी, हमको रेंट पे आउट करने पड़ते होंगे, ठीक है, मतलब
अल्टीमेटली हमारा सेल्स अफेक्ट हुआ है, खर्चे थोड़ा ना अफेक्ट हुए, खर्चे तो वैसे के वैसे चलते रहेंगे, तो खर्चों को भी टाइम पे पे आउट करने के लिए भी तो हमको फिनेंस लगेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो फाइनेंशियल रिस्क आते हैं उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए भी हमको फिनेंस लगेगा। उसके बाद में था फॉर हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ये मैं आपको ना ऐसा समझा देता, पॉइंट क्या है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना मैंने बहुत सी टाइम ऐसी सिचुएशन आती है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस टाइप ऑफ डिसीजन उनको लेने पड़ते हैं, और डिसीजन लेने के लिए ना उनका प्राइम फोकस रहता है कि हमारे पास में फंड्स कितने अवेलेबल है, बिकॉज सारे के सारे जो डिसीजन लेंगे हम वो फंड से रिलेटेड ही रहने को ना। नहीं तो हमने डिसीजन ले लिया हम 10 फैक्ट्री खोलने वाले, 10 फैक्ट्री के आपके पास में एक फैक्ट्री खोलने के पैसे अवेलेबल नहीं है, तो वो फिनेंस अगर है कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास में तो वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर उनको हेल्पफुल होती है ना, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो डिसीजन ले पाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड इज इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मेजर बिजनेस डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने मेजर डिसीजन रहेंगे ना वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे कि कंपनी का में फाइनेंस कितना अवेलेबल है। इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज विदाउट फाइनेंस। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी बिजनेस फंक्शन होंगे वो कोई भी फंक्शन आपको परफॉर्म करने का उसके लिए आपको फाइनेंस तो लगना है। ऐसे बहुत कम एक्टिविटीज है जिसके अंदर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट की मतलब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं आती, बहुत कम ऐसे बिजनेस डिसीजन होंगे। Out of the various alternatives available to business, the management is required to select the best one that will ensure maximum profitability. एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में तो अल्टीमेट बहुत सारे बिजनेस ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, उसमें से भी ऑर्गेनाइजेशन को वही बिजनेस डिसीजन चूज करना पड़ता है जिसके अंदर उसकी मतलब जिसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज्यादा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल अंडरटेक अ प्रोजेक्ट ओनली इफ इट इज अ फाइनेंशियली वायबल, ओनली इफ इट इज फाइनेंशियली वायबल। इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन के पास सिंस बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ वही बिजनेस को चूज करना पड़ता है जो फाइनेंशियली वायबल रहते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियली वायबल कि मतलब हमने जो पैसा लगाया, सपोज हमने नवे प्रोजेक्ट के अंदर 10 करोड़ रुपए लगा लिया, 10 करोड़ में से भविष्य में आते वाले टाइम में हम उसमें से कितना रिटर्न कर पाएंगे, कितना रिटर्न हो पाएगा। अगर 10 करोड़ में से हमने 12 करोड़ निकाल लिया, मतलब जितना लगाया था उससे ज्यादा आ गया, तो अपन बोलेंगे हाँ ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल। ठीक है, आगे दस कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इस वजह से कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन। आखिरी का है ब्रिंगिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलता क्या है, देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना अलग 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 डिपार्टमेंट रहते हैं। देयर वुड बी वन परचेज डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल परचेस करेगा, देयर वुड बी वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन करेगा, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, और देयर विल बी वन सेल्स डिपार्टमेंट जो क्या करेगा, जो भी इन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस किया उनको सेल करेगा, है ना। अब ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर ना कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। सपोजिंगली सेल्स वाले ने नीड डाली कि यार मुझे 10 लाख यूनिट बेचने का ऑर्डर आया हुआ है, तो आप मुझे 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस करके दो। ये 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है हमारे को रॉ मटेरियल लगेगा 1 करोड़ रुपए का, तो 1 करोड़ रुपए का उनको ऑर्डर प्लेस किया किसके बाद में, परचेज डिपार्टमेंट की, भाई तुम 1 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल परचेज करो। रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट बोलते हैं यार हमारे पास में तो उतना पैसा ही अवेलेबल नहीं है। अब अगर इसके पास में पैसा अवेलेबल नहीं है तो ये क्या परचेज कर पाएगा क्या, ये परचेज नहीं करेगा तो क्या प्रोडक्शन कर पाएगा क्या, प्रोडक्शन नहीं करेगा तो इसको सेल कर पाएगा क्या, नहीं। इस वजह से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज होंगी, प्रोडक्शन रॉ मटेरियल परचेज और सेल्स, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कब पॉसिबल हो पाएंगे अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास में सफिशिएंट फाइनेंस है। जस्ट इमेजिन इसने रॉ मटेरियल परचेज करके दे देना था 1 करोड़ रुपए का, ये प्रोडक्शन कर लेता था, ये प्रोडक्शन करके आगे वाले को सेल कर देता था, सेल करके आगे बेच डालते थे, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट हो जाती है, हाँ कि ना। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। कंपनी के पास में अगर पैसा है तो प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन और प्रॉपर तरीके से कंट्रोल हो पाएगा अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज के बीच में। फॉर एग्जाम्पल इफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडुकेट फाइनेंस फॉर द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अगर परचेस डिपार्टमेंट को सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल नहीं मतलब दिया नहीं for meeting other day-to-day financial requirements or for smooth running of production department, it will affect the production activities। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट को अगर पैसे नहीं दिया तो रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पैसे नहीं दिया तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, है ना। आगे एज अ रिजल्ट द सेल्स में सफर which in turn will adversely affect the income and profitability of the business, thus efficiency of any business department in a business depend upon effective financial management। इस वजह से बोले कोई भी बिजनेस के अंदर वो प्रॉपर तरीके से कब चल पाएगा या नहीं चल पाएगा वो क्या के ऊपर डिपेंड रहेगा कि उसके पास में फाइनेंस कितना सफिशिएंट अवेलेबल है। पक्का पक्का यहां तक देख लिया क्या आपने, एक बार देखो अच्छे तरीके से वापस पूरा का पूरा पॉइंट को मैं करूं कि एक बार रिकॉल, यस चलो आ जाओ। अपन एक बार का सिर्फ हेड पॉइंट देखेंगे और उसके बाद में अपन अंदर का मसाला पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन के पास में पैसा होना क्यों जरूरी है, सर ऑर्गेनाइजेशन के पास में पैसा रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन नवा प्रोजेक्ट चालू कर पाएंगे, नवा प्रोजेक्ट चालू करने के बाद में उसको एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन कर पाएंगे, वो बिजनेस को स्मूथ तरीके से रन कर पाएंगे, राइट।
वो बिजनेस को स्मूथ तरीके से रन कर पाएंगे। इतने पॉइंट को सिर्फ माइंड में एक बार बैठाओ, सिर्फ इमेजेस को ध्यान में रखना। मुकेश अंबानी ने जियो चालू किया, तो जियो को इन्होंने एक्सपांड किया महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। फिर उन्होंने जियो से जियो मार्ट चालू किया, जियो मार्ट को स्मूथली तरीके से रन करने के लिए हमको पैसा लगा। मुकेश भाई हंस रहे थे उसके अंदर, ठीक। उसके बाद में गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम टैक्सेस पे आउट करने के हैं, तो टैक्सेस पेमेंट करने के लिए भी पैसा लगेगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद में गवर्नमेंट को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना, सॉरी कंपनी को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना था, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना था, और बैंकर लोगों को उनका प्रिंसिपल लोन रिपेमेंट करना था, प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट करना था, उसके लिए पैसा लगेगा। ओल्ड एसेट्स को रिप्लेस करने का था, और कोविड-19 जैसी अलग अलग रिस्क आए थे तो उसको मैनेज करने का था। पक्का पक्का आपने सारे के सारे पॉइंट्स को एक बार का फटाफट से एक बार रिकॉल करो वापस एक बार। असेट्स तक तो अपना हो गया था, नहीं उसके पहले क्या था, टैक्सेस पे करना था, टैक्सेस फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट्स, फॉर मैनेजिंग रिस्क, राइट, हो गया। चलते एक बार अभी इसके थ्रू अपन रिकॉल करने की कोशिश करेंगे एक बार। हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसा लगेगा। हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर न्यू प्रोजेक्ट, promotes expansion and diversification, helps in smooth functioning of business या smooth running of business, for payment of taxes and fees, payment of dividend and interest, replacement of old asset, for managing risk, for taking business decision, और for आखिरी का था for bringing coordination among various business activities, अलग अलग कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर पाए अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज के बीच। पक्का पक्का यहाँ तक आपको सबको माइंड में अच्छे तरीके से समझा क्या बच्चा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से हो गया होगा। एक बार आपको टेक्स्ट बुक में से देखने का है, नोट्स की टेंशन मत लेना, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपका सिर्फ एक ही ध्यान रखने को ना, ये लेक्चर के अंदर सिर्फ आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझना है। इनकेस अगर आपको कोई भी डिफिकल्ट होंगे तो प्लीज वॉच इट अगेन, वंस अगेन, ठीक है। पढ़े को और एक बार ये लेक्चर को देख लेना, आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट होगा ना तो उसको डबल से देख लेना उतने वाले पॉइंट को, ठीक है। लर्न में सबसे आखिरी के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर को अच्छे तरीके से लर्न करवाऊंगा। आपने लर्निंग के ऊपर ध्यान नहीं देना, अभी सिर्फ देखना कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहेगा। लर्निंग में सबसे आखिरी में करूंगा पूरी की पूरी चैप्टर की, ठीक है। पक्का। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।